नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमर के एक तरफ से शुरू होकर दर्द धीरे धीरे नितंब से नीचे की तरफ और फिर जांघ पिंडली होते हुए पंजे तक चला जाता है, जैसे कोई करंट सा दौड़ गया हो, या फिर पैर सुन्न होने लगता है, झंझनाहट होती है या चलने फिरने में तकलीफ होती है? अगर हाँ, तो ये कोई मामूली थकान नहीं है, बल्कि ये संकेत हो सकता है एक सामान्य लेकिन नज़रअंदाज की जाने वाली तकलीफ का, जिसका नाम है सायटिका। तो दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है जो तब होता है जब आपकी कमर से पैर तक जाने वाली सबसे लंबी नस साइटिक नर्व दब जाती है या इरिटेटेड हो जाती है, और इसी वजह से दर्द सिर्फ कमर तक नहीं रुकता बल्कि सीधा आपके पैर तक पहुंचता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि सायटिका क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे राहत पाई जा सकती है आसान और भरोसेमंद तरीके से। दोस्तों, अब आइए साफ साफ समझते हैं कि सायटिका आखिर है क्या। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण यानी कि सिम्टम है जो तब महसूस होता है जब हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस साइटिक नर्व दब जाती है, खींच जाती है या किसी वजह से चिढ़ जाती है। ये नस हमारे कमर यानी कि लोअर बैक से निकलती है और हमारे नितंब यानी कि हिप्स, जांघों, पिंडलियों और आखिर में पैरों की उंगलियों तक जाती है। यानी कि अगर इस नस में कहीं भी दबाव आता है तो दर्द का असर सीधे कमर से पैर तक महसूस होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर की एक लंबी वायर में कहीं बीच में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो असर वायर के आखिरी सिरे तक दिखता है। बस वैसा ही सायटिक नर्व के साथ होता है। मेडिकल भाषा में कहें तो लंबर स्पाइन यानी कमर की रीढ़ की हड्डी के L4 L5 या L5S1 नाम के हिस्से से जो नसें यानी कि नर्व रूट्स निकलती है, अगर उन पर किसी वजह से दबाव पड़ जाए, जैसे कि स्लिप डिस्क हो जाए या बोन्स पर, या फिर मसल टाइटनेस की वजह से खिंचाव आ जाए, तो यही बनता है सायटिका का कारण, और इसी स्थिति को सायटिका कहा जाता है। तो कुल मिलाकर सायटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नर्वस सिस्टम की तकलीफ का इशारा है जो हमें हमारी नसों के जरिए दर्द के रूप में सिग्नल करती है। अब सवाल ये है कि इस दर्द को पहचाने कैसे, क्या क्या लक्षण होते हैं सायटिका में, आइए जानते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि सायटिका के लक्षण कैसे पहचाने, यानी कैसे जाने कि दर्द सिर्फ थकान की वजह से है या वाकई में ये सायटिक नर्व से जुड़ी कोई दिक्कत है। सबसे पहला और आम लक्षण है कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर एक तरफ के नितंब यानी कि हिप्स, फिर जांग, पिंडली और कई बार सीधे पैरों की उंगलियों तक जाने वाला दर्द। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दर्द अक्सर सिर्फ एक पैर में होता है, यानी दाहिने या बाएं, दोनों में एक साथ नहीं। दूसरा लक्षण है सुन्नपन या झंझनाहट। कभी कभी दर्द के साथ साथ पैर में झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग या सुन्नपन यानी कि नमनेस भी महसूस होता है, जैसे पैर सो गया हो या उसमें लाइफ कम महसूस हो रही हो। तीसरा लक्षण है चलने बैठने में परेशानी। अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो दर्द बढ़ सकता है, या फिर जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो पैर भारी लगता है या जैसे खिंच रहा हो। चौथा लक्षण है अचानक झटका या जलन जैसा एहसास। कई मरीज बताते हैं कि उन्हें पैर में अचानक करंट जैसा झटका लगता है या जलन सी महसूस होती है जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक रह सकती है। पांचवा लक्षण है कमजोरी या थकान। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए तो उस पैर में थोड़ा झुकाव या कमजोरी आ सकती है, जैसे चलने में बैलेंस ना बना पाए या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, खास तौर पर अगर दर्द एक ही पैर में नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे सायटिका होने की संभावना माना जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सायटिका क्या है और इसके लक्षण कैसे होते हैं, पर अब सवाल ये है कि ये परेशानी होती क्यों है। तो सबसे पहला और आम कारण है स्लिप डिस्क, जिसे मेडिकली कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन में जो नरम डिस्क होती है, अगर वो हल्की सी अपनी जगह से सरक जाए तो वो नस पर दबाव डाल सकती है, और यही बनता है सायटिका का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है बोन्स पर। ये रीढ़ की हड्डी में हड्डी के छोटे छोटे नुकीले किनारे होते हैं जो उम्र बढ़ने या गठिया जैसी समस्याओं के कारण बन सकते हैं, और ये भी सायटिक नर्व को दबा सकते हैं। तीसरा कारण थोड़ा अनदेखा होता है, जिसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये तब होता है जब कमर या कूल्हे के पास की एक छोटी सी मसल, पिरिफॉर्मिस मसल, जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाती है और वो सायटिक नर्व को दबा देती है। इसमें दर्द अक्सर हिप से शुरू होता है। चौथा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी रीढ़ की हड्डी की नली का संकरा यानी कि नैरो हो जाना। इससे नसों पर दबाव बढ़ जाता है और सायटिका हो सकता है। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखा जाता है। पांचवा कारण है इंजरी या दुर्घटना। कभी कभी किसी चोट, गिरने या एक्सीडेंट की वजह से भी रीढ़ की हड्डी या नसों पर असर पड़ सकता है, जिससे सायटिका ट्रिगर हो सकता है।
और दोस्तों छठा कारण है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं में भी सायटिका देखा गया है क्योंकि शरीर का वजन बढ़ता है, पोस्चर बदलता है और कई बार बॉडी की पोजीशन भी नर्व को दबा सकती है। ये टेम्पररी होता है और बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ठीक हो जाता है। सातवां कारण होता है लंबे समय तक बैठना या गलत आदतें। जो लोग दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पर काम करना, ड्राइविंग या लगातार मोबाइल पर झुके रहना, उनमें भी सायटिका का रिस्क बढ़ जाता है। गलत पोस्चर, बिना एक्सरसाइज और ज्यादा वजन, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर सायटिका को जन्म देती है। तो सायटिका के कारण बहुत से हो सकते हैं, शरीर की बनावट, उम्र, लाइफस्टाइल या कोई चोट, लेकिन सबसे जरूरी है इन कारणों को समय रहते पहचानना। दोस्तों अब तक हमने जाना कि सायटिका होता क्यों है, लेकिन क्या सभी को इसका खतरा बराबर होता है? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये तकलीफ होने की संभावना बाकी लोगों से ज्यादा होती है। तो आइए जानते कि वो कौन लोग हैं। सबसे पहला और सबसे सामान्य कारण है उम्र का बढ़ना यानी कि एज फैक्टर। 30 साल की उम्र के बाद और खासकर 40-50 की उम्र में रीढ़ की हड्डियों में बदलाव यानी कि डीजनरेशन शुरू होता है, जिससे सायटिका का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उम्र नहीं, लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है ज्यादा देर तक बैठने वाले लोग यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, ड्राइवर्स या लंबे समय तक कुर्सी पर रहने वाले, उनमें सायटिका का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि लगातार बैठने से कमर की नसों पर दबाव पड़ता है। उसके बाद बात करें भारी वजन उठाना या शरीर पर ज्यादा बोझ की, तो जो लोग बार बार भारी चीजें उठाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिम में गलत तकनीक से डेडलिफ्ट करने वाले लोग या घर में बार बार झुकने का काम करने वाले, उनमें भी नस दबने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद वो लोग जिन्हें मोटापा है। जब शरीर का वजन ज्यादा होता है तो रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ये दबाव डिस्क पर असर करता है और यही से सायटिक नर्व प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वजन को संतुलित रखना जरूरी है। और उसके बाद वो लोग जिन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज यानी मधुमेह में नसें ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, इसीलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों में सायटिका या नर्व रिलेटेड दर्द की संभावना बढ़ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और उसके बाद धूम्रपान करने वाले लोग, शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन स्मोकिंग से भी डिस्क डीजनरेशन जल्दी होता है। मतलब जो लोग लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं, उनमें स्पाइन की डिस्क जल्दी कमजोर हो सकती है और ये सायटिका की वजह बन सकती है। और उसके बाद वे लोग जिनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, कमर और पेट की जो अंदरूनी मांसपेशियां होती है यानी कि कोर मसल्स, अगर वो कमजोर हो तो स्पाइन को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिससे डिस्क और नस पर जोर आता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल इन रिस्क फैक्टर से मिलती जुलती है तो आपको सायटिका का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है, बस समय पर सही ध्यान देना ही सबसे बड़ी बचाव है। दोस्तों अब तक आपने जाना कि सायटिका क्या है, कैसे होता है और किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी को सायटिका जैसा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कैसे पहचानते हैं कि वाकई में सायटिका ही है? तो सबसे पहले होता है इतिहास और लक्षणों की बात। हर जांच की शुरुआत होती है मरीज की बात सुनने से। डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या वो एक ही पैर में नीचे की ओर जा रहा है, क्या दर्द के साथ सुन्नपन या जलन भी है, क्या बैठने उठने या चलने से फर्क पड़ता है। इन सवालों से डॉक्टर को पहला अंदाजा लग जाता है कि दर्द सायटिका से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट यानी कि स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, जो सायटिका की पहचान के लिए सबसे आम और आसान तरीका है। इसमें मरीज की टांग सीधी उठाकर धीरे धीरे ऊपर की जाती है। अगर एक विशेष एंगल पर दर्द या खिंचाव बढ़े तो ये संकेत होता है कि सायटिक नर्व दब रही है। और अगर जरूरत हो तो इमेजिंग टेस्ट जैसे एमआरआई या एक्सरे भी किए जा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगे कि कारण गहराई से समझना जरूरी है तो वो आपको कुछ जांचें लिख सकते हैं, जैसे कि एमआरआई जो दिखाता है कि रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन है या नहीं, या फिर एक्सरे जिससे हड्डियों की संरचना में कोई दिक्कत दिखाई जा सकती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं हर बार एमआरआई हो, हर बार एमआरआई कराना जरूरी नहीं होता। अगर लक्षण साफ हैं और दर्द बहुत ज्यादा नहीं है तो सिर्फ लाइफस्टाइल सुधार और इलाज से ही आराम मिल सकता है। इसीलिए डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो सायटिका की पहचान किसी एक टेस्ट से नहीं होती, बल्कि लक्षण, जांच और अनुभवी डॉक्टर की सलाह मिलाकर की जाती है। जल्दी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी आसान होता है। तो दोस्तों अब तक आपने जाना कि सायटिका होता क्यों है और कैसे पहचाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका इलाज क्या है। क्या इसे घर पर ठीक किया जा सकता है? क्या दवा जरूरी है? क्या ऑपरेशन भी होता है?
तो सच ये है कि सायटिका का इलाज कई स्तरों पर होता है। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं और इलाज भी उसी के हिसाब से तय होता है। सबसे पहले बात करें आराम और सही देखभाल की, तो अगर सायटिका शुरुआती स्तर पर है तो कुछ दिनों का आराम और सही देखभाल से ही आराम मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहना भी सही नहीं है। हल्का फुल्का चलना, जमीन पर बैठने से बचना, सीधा और सपोर्ट वाला मैट्रेस, उठने बैठने में सावधानी, ये सभी बातें रिकवरी में मदद करती है। उसके बाद बात करें घरेलू उपाय की, तो घर पर आप हॉट कंप्रेस या कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजन है तो कोल्ड पैक यानी कि बर्फ वाला सेक, और अगर टाइटनेस या ऐंठन है तो गर्म पानी से सेक। इसके अलावा कुछ हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी राहत दे सकते हैं, लेकिन ये फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ही करें। उसके बाद बात करें दवाइयों की, तो अगर दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख सकते हैं। पेन किलर्स जैसे कि पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सूजन कम करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट्स अगर मांसपेशियों में जकड़न हो, और कभी कभी विटामिन B12 जैसे सप्लीमेंट्स भी नर्व हीलिंग में मददगार हो सकते हैं। पर याद रखें, दवाइयाँ सिर्फ लक्षण कम करती है, जड़ से ठीक नहीं करती। उसके बाद बात करें दोस्तों फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी सायटिका में बहुत असरदार मानी जाती है। इससे कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है, नसों पर दबाव कम होता है और पोस्चर भी सुधरता है। रेगुलर फिजियोथेरेपी से रिकवरी तेज हो सकती है। और उसके बाद बात करें इंजेक्शन थेरेपी की, तो अगर दर्द बहुत तेज है और दवाओं से आराम नहीं मिल रहा तो डॉक्टर एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं, जो सीधे उस हिस्से में सूजन कम करने के लिए लगाया जाता है जहां नस दब रही हो। लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ विशेष मामलों में। और उसके बाद बात करें सर्जरी की, तो अब बात आती है उस सवाल की कि जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं कि क्या सर्जरी जरूरी है। तो इसका जवाब है कि 95% मामलों में सायटिका बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर दर्द 6 हफ्ते से ज्यादा बना रहे, पैर में लगातार कमजोरी बढ़ती जाए, पेशाब या मल पर कंट्रोल में दिक्कत आए, तो डॉक्टर सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं। इसमें भी सर्जरी का मकसद होता है दबी हुई नस को मुक्त करना, ना कि रीढ़ की हड्डी को बदलना। तो सायटिका के इलाज में जरूरी है समय पर पहचान, सही दिनचर्या, दवाइयों और फिजियोथेरेपी का संतुलन, और जरूरत पड़ने पर मेडिकल इंटरवेंशन। दोस्तों, अब तक आपने सायटिका का इलाज जान लिया, लेकिन एक बहुत अहम बात बची है। अगर आप सायटिका से राहत पाना चाहते हैं तो सिर्फ इलाज काफी नहीं, आपको रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना होगा। यानी कि क्या करें और क्या बिल्कुल भी न करें, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, सही मुद्रा में बैठना। हम दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठकर बिताते हैं, इसीलिए हमेशा कुर्सी पर सीधे बैठे, पीठ सीधी रखें और कमर को सपोर्ट दें। लो बैक कुशन या रोल भी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज है थोड़ा थोड़ा चलना। बिल्कुल लेटे रहना सही नहीं, हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा टहलें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और नसों पर दबाव ना बढ़े। तीसरी चीज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कमर और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग, जैसे कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच या पेल्विक टिल्ट, अगर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से की जाए तो बहुत फायदेमंद होती है। और चौथी चीज है गर्म या ठंडा सेक। अगर दर्द तीखा हो तो बर्फ से सेक, और अगर मांसपेशियों में खिंचाव लगे तो गर्म पानी का सेक करें। और दोस्तों, पांचवी चीज है सपोर्टिव गद्दा। सोने का गद्दा ना बहुत मुलायम हो ना बहुत सख्त। एक सपोर्टिव ऑर्थोपेडिक मैट्रेस सायटिक नर्व पर दबाव को कम करता है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, घंटों तक एक ही पोजीशन में न बैठे या न लेटे। बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे रहना या लगातार लेटे रहना, दोनों ही सायटिका को और बिगाड़ सकते हैं। दूसरी चीज, झुककर भारी सामान ना उठाएं। जमीन से सामान उठाने में सावधानी रखें। झुककर या झटके से उठाने से डिस्क पर दबाव बढ़ता है, हमेशा घुटनों को मोड़ कर उठाएं। तीसरी चीज, खुद से एक्सरसाइज ना करें। गूगल या यूट्यूब देखकर अपने आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि हर शरीर और हर केस अलग होता है। गलत एक्सरसाइज से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, चौथी चीज, बहुत नरम या गद्देदार सोफा पर न बैठें। बहुत गहराई वाला सोफा या सॉफ्ट बेड आपकी रीढ़ की अलाइनमेंट बिगाड़ सकता है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है। और दोस्तों, पांचवी चीज, दर्द को अनदेखा ना करें। अगर सायटिका का दर्द लगातार बना हुआ है या चलने में परेशानी बढ़ रही है तो उसे नॉर्मल दर्द समझकर नजरअंदाज न करें। समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सायटिका से जल्दी राहत चाहते हैं तो इलाज के साथ साथ अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव भी जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जैसे पोस्चर, वॉक, स्ट्रेचिंग और सही मैट्रेस आपकी रिकवरी को तेज कर सकती है।
दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, और सायटिका जैसी तकलीफ जो एक बार हो जाए तो दोबारा होने का डर बना रहता है। लेकिन अगर आप कुछ आसान आदतें अपनाएं तो सायटिका से खुद को बचाना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला उपाय ये है कि रोज हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने से बेहतर है हर रोज कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी करना, जैसे ब्रिस्क वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा, जिससे पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और मांसपेशियां मजबूत हो। दूसरा उपाय है अपने कोर को मजबूत बनाइए। कमर और पेट की भीतरी मांसपेशियां यानी कि कोर मसल्स आपकी स्पाइन को सपोर्ट करती है। इन मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस जैसे कि पेल्विक टिल्ट, बर्ड डॉग, ब्रिज पोज सायटिका को दोबारा आने से रोकने में मदद करते हैं। तीसरा उपाय ये है कि सही पोस्चर बनाए रखें। बैठते समय या मोबाइल देखते समय कमर झुकाना, लैपटॉप गोद में लेकर लेटे लेटे काम करना, ये सब स्पाइन पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। हमेशा सीधे बैठें, कुर्सी में कमर को पूरा सहारा दें और स्क्रीन आंखों की सीध में रखें। चौथा उपाय ये है कि भारी सामान सही तरीके से उठाएं। अगर आपको कोई वजन उठाना है तो झुककर उठाने की बजाय घुटनों को मोड़कर कमर सीधी रखकर उठाएं। झटके से उठाना डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों, पांचवा उपाय है अपने वजन को संतुलित रखें। मोटापा ना सिर्फ कमर पर बल्कि नसों पर भी दबाव बढ़ाता है, इसीलिए संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइजेस से अपने वजन को स्वस्थ स्तर पर रखें। और दोस्तों, छठा उपाय है कि एक अच्छा मैट्रेस इस्तेमाल करें। नींद का सीधा असर कमर पर पड़ता है। बहुत नरम या बहुत सख्त गद्दे से बचें। एक सपोर्टिव ऑर्थोपेडिक मैट्रेस स्पाइन को सीधी स्थिति में रखता है। और दोस्तों, सातवां उपाय ये है कि स्मोकिंग से बचें। जिन लोगों को लगता है कि स्मोकिंग का स्पाइन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जानकर हैरानी होगी कि स्मोकिंग डिस्क डिजनरेशन को तेज करता है, जिससे सायटिका का खतरा बढ़ सकता है। तो सायटिका से बचाव के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस रोज की कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतें चाहिए। सीधा बैठिए, एक्टिव रहिए, सही तरीके से झुकिए और अपने शरीर की सुनिए। यही सबसे असरदार तरीका है सायटिका को रोकने का। दोस्तों, अब बात करते हैं उन भ्रमों की जो सायटिका को लेकर लोगों में फैले हुए हैं। कुछ बातें आधी अधूरी जानकारी से बनती है तो कुछ डर और अफवाहों की वजह से। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि क्या सही है और क्या सिर्फ गलतफहमी। सबसे पहला मिथक या गलतफहमी ये है कि सायटिका एक बीमारी है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं, सायटिका कोई बीमारी नहीं, ये एक लक्षण यानी कि सिम्टम है। असल वजह होती है जैसे कि स्लिप डिस्क, मसल टाइटनेस या स्पाइन में दबाव। सायटिका तो सिर्फ उस वजह का संकेत देता है। दूसरा मिथक ये है कि सायटिका सिर्फ बुजुर्गों को होता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये भी गलत फहमी है। सच ये है कि आजकल कम उम्र के लोग, खासकर जो डेस्क जॉब करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं या मोबाइल कंप्यूटर पर झुके रहते हैं, वो भी सायटिका से परेशान हो रहे हैं। तीसरा मिथक ये है कि सायटिका में सिर्फ आराम करना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि कभी कभी आराम जरूरी होता है, लेकिन पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना नुकसानदेह हो सकता है। हल्की एक्टिविटी, सही बैठने का तरीका और स्ट्रेचिंग ये रिकवरी में ज्यादा मदद करते हैं। चौथा मिथक ये है कि सायटिका का मतलब है सर्जरी ही आखिरी रास्ता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं। 95% से ज्यादा मामलों में सायटिका बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। लाइफस्टाइल बदलाव, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ही अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। सर्जरी सिर्फ रेयर और सीवियर मामलों में होती है। और दोस्तों, पांचवा मिथक ये है कि एक बार सायटिका हो गया तो बार बार होगा, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप सही आदतें अपनाते हैं, जैसे कि पोस्चर सुधारना, एक्सरसाइज करना, तो दोबारा सायटिका होने की संभावना काफी कम हो जाती है। मतलब सायटिका को परमानेंट दर्द बनने से रोका जा सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सायटिका में सिर्फ लेटे रहना चाहिए या बिना सर्जरी ठीक नहीं होता, तो मुस्कुराइए और कहिए कि नहीं, अब हमें सच्चाई पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सायटिका क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इलाज कैसे किया जाता है और बचाव कैसे संभव है। दोस्तों, असल में सायटिका एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली तकलीफ है, जिसे समय पर समझ लिया जाए तो इलाज आसान होता है। दिक्कत तब बढ़ती है जब हम दर्द को थकान समझकर टालते रहते हैं या सुनी सुनाई बातों के भरोसे इलाज करने लगते हैं। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और जानकारी से सायटिका को काबू में रखा जा सकता है। याद रखिए, आपका शरीर आपसे बात करता है, दर्द उसकी भाषा है, उसे अनदेखा मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप या आपके किसी अपने को कमर से पैर तक दर्द रहता है, चलते वक्त करंट जैसा लगता है या रोजमर्रा की चीजें करने में तकलीफ होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। एक छोटा सा कदम जैसे सही बैठना, हल्की एक्सरसाइज, डॉक्टर से समय पर सलाह आपके भविष्य को सायटिका से बचा सकता है। और अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर करें,
कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि साइटिका किसी को भी हो सकता है और सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी सच्ची और सरल जानकारी के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।